नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हमारे ऑफलाइन क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उन पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आपका एग्जाम जो सीटेट का होने वाला है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आज पूरा फोकस इधर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय बचा, प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपना मूल्यांकन करते हैं। पर एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये स्टडी 91 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गए हैं, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, और इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? दोस्तों सही बताना है आपको, कौन सा सुमेलित है। इन द सेंस जब ऐसे प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित इन द सेंस सही है। कौन सा सही है ऑप्शन आपको बताना है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पे है? नई दिल्ली है। कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। या भारतीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर में है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें से सही पूछा है आपको, क्या पूछा है? सही आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको क्या बताना है? सही बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पे है? यह मुंबई में है। कहाँ पे है? यह हमारी मुंबई में है। यह हमारे मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पे है? मुंबई में है। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, आज आप लिखते चलिएगा। कम से कम जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाने चाहिए। आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? हमारा कोलकाता में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में नहीं बल्कि कहाँ पे है? वह हमारा देहरादून में है। कहाँ पे है? वह हमारा देहरादून में है दोस्तों। और बच गया हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जोधपुर नहीं बल्कि हमारा नवाबों के शहर कहाँ? लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पे है? लखनऊ, यानी कि नवाबों के शहर हमारे लखनऊ में हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान है दोस्तों, ठीक है। तो गलत सही इसमें पूछा था कि भारतीय सर्वेक्षण सही कौन सा है, तो इसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है वो कोलकाता में है। ये बिल्कुल सही था, तो बी इज द राइट आंसर। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हमारी कहाँ है? वह हमारी दोस्तों कहाँ पे है? वह हमारी है आपकी मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बता रहे हैं आपको, तो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये कहाँ है? आपका मुंबई में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण आपका कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण आपका कहाँ पे है? देहरादून में है। और राष्ट्रीय वन्य अनुसंधान आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या रत्नेश सर? बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है। बंगलुरु है, मैसूर है, श्रीनगर है या माशिनराम है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे आंसर दे देंगे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जहां पे हमें बताना है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मैं आपको बता दूं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? माशिनराम। क्या है दोस्तों? माशिनराम में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत ही ज्यादा वहां पे वर्षा होती है आपकी। तो डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईआईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईआईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट या इंडियन इन्वायरमेंटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चों का। सीटेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जल्दी से सभी लोग आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा हमारा इसका? बी। तो आईईपी का पूर्ण रूप, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। पूछा है आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईईपी का पूर्ण रूप पूछा है, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं होगा,
इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं होगा, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एनवायरमेंट दोस्तों एजुकेशन प्रोग्राम क्या होगा, IIEP का दोस्तों पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसका पूरा अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या होता है दोस्तों, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंट, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका दोस्तों अर्थ होता है ये दोस्तों आपका दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 1972 में, 1972 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, आपके IIP का दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता, वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और CTET में आया हुआ क्वेश्चन है, CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपका माइंड लगाना है। दोस्तों बात हो रही है कहाँ, पर्यावरण अध्ययन की, किसकी बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की। तो वन संरक्षण दोस्तों, वन के बारे में क्या हम अध्ययन नहीं करते कि वनों को हमें किस प्रकार से बचाना है, वन में दोस्तों हमें कैसे दोस्तों हमें वृक्ष लगाना है, वनों के माध्यम से हमारे दोस्तों पर्यावरण को हम सुधार सकते हैं, जीव जंतुओं का बहुत ही ज़्यादा जीव जंतुओं का निवास होता है, सारी चीज़ें। हम जल संरक्षण के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन हम करते हैं किसमें, अपने पर्यावरण में। मृदा संरक्षण, किस प्रकार से हम लोग मिट्टी जो को किस प्रकार से हम उपजाऊ बना सकते हैं, किस प्रकार से हम मिट्टी का दोस्तों यानी कि जो मिट्टी हमारी जो क्या कहते हैं जो बंजर होती जा रही है उसे हम कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, बंजर जो होती जा रही है मिट्टी उसका क्या कारण है, उसे कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों का हम दोस्तों अध्ययन करते हैं किसमें, पर्यावरण में। पर बात हो रही है यहाँ पे कि नहीं होता है, तो राजनीतिक संरक्षण की बात हम इसमें नहीं करते, बल्कि सामाजिक उसमें बात होती है। राजनीतिक संरक्षण की, पॉलिटिक्स की बात हमारे पर्यावरण में कहीं भी इसका योगदान नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। जो नशीली दवाएं होती हैं दोस्तों, लत लग जाती है, तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। फॉलिक अम्ल है, कोकीन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है या पैथाडीन है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप सभी बताएं कि कौन सा होगा दोस्तों इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों, कि नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। तो दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है पैथिडीन। क्या होती है, पैथिडीन दोस्तों। पैथिडीन दोस्तों जो होती है, ये नशीली दवाओं की जो किसी को लत लग जाती है दोस्तों, जैसे कि आप ड्रग्स वग्स लेते हैं और सब होते हैं, वो कुछ दवाएं होती हैं आप जानते हैं नशीली होती हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या है, उनको नियंत्रित करने हेतु आमतौर पे दोस्तों आपके पैथोडीन यानी कि पैथिडीन ये दवा आपको दी जाती है। ये दवा दी जाती है जिससे कि आपकी जो नशीली दवाओं को खाने की आदत है वो क्या हो जाए, छूट जाए, वो क्या हो जाए, छूट जाए दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी वो होती है जिससे कि आदमी को दोस्तों कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और बहुत ही जल्दी वो क्या कर देते हैं, वो नशीली दवाओं को छोड़ देते हैं। ठीक है, लत को छोड़ देते हैं। ये पैथिडीन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है। 100% दोस्तों खुले में शौच मुक्त ODF, आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है या तमिलनाडु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी तुरंत इसका आंसर बताएं। 100% दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया। क्या चलाया गया,
स्वच्छ भारत अभियान मिशन, स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया। और इनका मेन टारगेट था कि 2019 तक हम अपने पूरे भारतवर्ष को क्या कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। एकदम जो खुले में शौच लोग करते हैं वो दोस्तों क्या होगा, हम उसे बंद कर देंगे। टॉयलेट की इतनी व्यवस्था करवा देंगे हर जगह कि 2019 तक कोई भी बाहर शौच नहीं करेगा। तो ये इनका टारगेट था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये आपका जो 100% खुले शौच मुक्त जो राज्य है वह राज्य है हमारा केरल। और आप सभी जानते हैं केरल हमारा सबसे साक्षर राज्य भी माना जाता है, सबसे साक्षर राज्य दोस्तों। यहाँ सबसे शिक्षित लोग होते हैं केरल में, पुरुष भी और महिलाएं भी। तो ये दोनों चीज़ हैं, साक्षर राज्य होता है आपका केरल। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। मेल्विन कैल्विन ने, वॉलेस कैर्थर्स ने, रॉबिन हिल ने या पीटर मिशेल ने, किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे बताएं दोस्तों। सी टेट में पूछा गया है नायलॉन दोस्तों, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। नायलॉन दोस्तों एक कृत्रिम रेशा होता है। क्या होता है, एक कृत्रिम रेशा होता है आपका नायलॉन दोस्तों। और नायलॉन की दोस्तों आविष्कार किया था आपके न मेल्विन कैल्विन ने किया था, न रॉबिन हिल ने किया था, न पीटर मिशेल, आपके वॉलेस कैर्थर्स ने किया था। किसने किया था, वॉलेस कैर्थर्स ने दोस्तों आपके नायलॉन का आविष्कार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया सभी बच्चों ने। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में, 1856 में, 1959। दोस्तों रेल से संबंधित याद रखिएगा, रेल से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। रेल से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, रेल से संबंधित प्रश्न कि भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, किसने चलाई थी, भाप इंजन का वो प्रयोग किसने किया था, या भाप इंजन का दोस्तों आविष्कार किसने किया था, रेल के बारे में। तो ये चीज़ें दोस्तों रेल से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी। जल्दी से सभी लोग आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो रेल यात्रा हुई थी बम्बई से थाड़े, कहाँ, बम्बई से थाड़े प्रारंभ हुई थी। बम्बई से थाड़े दोस्तों वो हुई थी। और वो ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल, कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में। सी इज द राइट आंसर। 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम हमारी रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, जो कि बम्बई से थाड़े दोस्तों चली थी। बस इतनी दूरी थी इसकी, बम्बई से चली थी थाड़े तक गई थी। तो 1853 में हमारी प्रथम रेल का वो हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी बताया बहुत अच्छा बताया। नवा पीसी कल्चर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे आंसर बता लेंगे। पीसी कल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों सभी लोग। गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, पीसी कल्चर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीसी कल्चर क्या है, सीटेट में आपके पूछा गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया, दोस्तों मछली पालन जो होता है आपका, मछली पालन जो होता है, मत्स्य पालन, इसे हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। जो लोग मछली को पालते हैं उसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है,
एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी को जो लोग बच्चे पालते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बॉक्स में, आप देखे होंगे दोस्तों कि बॉक्स में मधुमक्खियों को पाला जाता है। ऐसी मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों, उसमें आप चीनी उनी डाल के, शक्कर वक्कर डाल के और उनको पाला जाता होगा मधुमक्खियों का, मधुमक्खियाँ, तो वो होता है एपी कल्चर। वो क्या होता है? एपी कल्चर होता है। और ये मछली का दोस्तों होता है पीसी कल्चर, इसे कहते हैं। तो बी, जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दोस्तों आपसे जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन योजना, भारत और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन योजना, और भी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे हो गया, और भी दोस्तों आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, और भी योजनाओं से दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1985 में, 2005 में, 1995 में, 1990 में? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। WHO दोस्तों, WHO के उसमें दोस्तों, WHO आप सभी जानते हैं WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत दोस्तों 1995 में, कब? 1995 में, विश्व स्वास्थ्य 1995 में दोस्तों पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। तो ये दोस्तों 1995 होगा। सी, जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके मॉडर्न हिस्ट्री और ये कुछ दी गई इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्वीकरण दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण आप कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों। हाँ, तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? नाइट्रोजन होती है, मीथेन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या बी एवं सी दोनों होती है? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों। हमारा जो सूर्य है, जो सूर्य से हमारी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं दोस्तों, तो जो हमारी ओजोन परत होती है, ओजोन परत को दोस्तों, हमारे ओजोन परत को जैसे कि दोस्तों CFC के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों, यानी ये हमारी जो परत होती है क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, जिस कारण से पराबैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा हमारे उसमें प्रवेश कर जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वायु, हमारा जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों हमारे जो आपका होता है ना हरित गैसें, जो हरित गैसें होती हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस के कारण भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जित होती है। तो CO2 और मीथेन दोस्तों CH4, मीथेन, ये दोनों गैसें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो होती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस होती है उससे ज़्यादा हमारा ज़्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों। हमारी जो पृथ्वी होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है ग्रीन हाउस के कारण। तो बी और सी, डी इज द राइट आंसर। कुछ इसका भी होता है कारण, और कुछ दोस्तों हरित गैस का भी कारण होता है। हरित घर भी, गृह आप कह सकते हैं, हरित गृह का, तो हरित गैसों का भी कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, ये होता है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, प्रत्यक्ष से प्रमाण का सिद्धांत, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाता है दोस्तों। क्या हमारा शिक्षक, वह विधि होती है, कौन सी विधि होती है? वह विधि होती है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि होती है?
आगमन विधि जिसमें कि शिक्षक प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से समान की ओर सिद्धांत ले जाता है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी बताया बिल्कुल सही बताया। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अब आपको एक शिक्षक बन के सोचना है, एक टीचर बन के। आप सभी भी कल एक अध्यापक बनने वाले हैं, आप सभी कल एक अध्यापक बनने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अध्यापक बन के ही आंसर देना चाहिए कि अगर मैं यार ईवीएस का टीचर होता तो मैं कैसे पढ़ाता। तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए आगमन का, मनोरंजन एवं खेल संबंधी का, रटने का या निगमन का। जल्दी बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन तो तुरंत ही कट गया, वो क्या है? रटने का, यानी रूट सिस्टम। क्या है? रूट सिस्टम। दोस्तों आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 सभी कहते हैं कि बच्चों को स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा सीखे, स्वयं करके सीखे। और इस रूट सिस्टम को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। किसी भी बच्चे को याद कराने, रटने की बात न कही जाए। तो ये ऑप्शन आपका तुरंत कट गया दोस्तों। निगमन का ये भी ऑप्शन कट गया, आगमन का ये भी कट गया। मनोरंजन एवं खेल संबंधी दोस्तों बालकों को आप सिखाएंगे, पर्यावरण के आप टीचर हैं, तो मनोरंजन करके और खेल संबंधी शिक्षा प्रदान करके, जिससे बालक बहुत ही जल्दी सीखते हैं, बहुत ही जल्दी सीखते हैं खेल खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाल विवाह निरोध अधिनियम से पहले आया था हमारा शारदा एक्ट। क्या आया था? हमारा शारदा एक्ट आया था, जो कि आया था, कब आया था? 1929 में, 1929 में। जो दोस्तों हमारे रामविलास शारदा जी थे, इन्होंने दोस्तों बाल विवाह में दोस्तों बाल विवाह से संबंधित प्रतिरोध किया। इन्होंने जो बच्चे दोस्तों कम उम्र के लोग थे, उनका लोग विवाह करवा देते थे कम उम्र के बच्चों का, तो इन्होंने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि एक एक्ट बनाया 1929 में, जिसमें दोस्तों लड़कियों की उम्र, गर्ल्स की उम्र कितनी रखी गई? 14 वर्ष। और बॉयज़ की कितनी रखी गई? 18 वर्ष। बॉयज़ की कितनी रखी गई? 18 वर्ष। पर दोस्तों 2006 में 1929 एक्ट को संशोधन किया गया और 2006 में दोस्तों बाल विवाह निरोध अधिनियम आया गया। कौन सा आया? इसी को बदल के, शारदा एक्ट को बदल के बाल विवाह निरोध अधिनियम कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे भी परिवर्तन हो गया, लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़के की उम्र कितनी कर दी गई विवाह के लिए? 21 वर्ष। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2006 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। वस्त्र का प्रकार, फीरन जम्मू एवं कश्मीर, पानुभाजु पश्चिमी बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाबी। कौन सा दोस्तों वो नहीं है? जल्दी से बताएं आपका दोस्तों कौन सा नहीं है। बहुत बढ़िया, कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल, जो दोस्तों हमारा ये पानु भाजो है, ये नहीं है। पानु भाजो दोस्तों पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि कहाँ है? गोवा। सुमेलित नहीं है, गोवा है। बाकी सारी चीज़ें हमारे दोस्तों सुमेलित है। फिरन जो है वो हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राहिदे वस्त्र जी, ये दोस्तों वस्त्रों के प्रकार है, जो वस्त्रों के प्रकार, राहिदे वस्त्र कहाँ पहना जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों राहिदे वस्त्र पहना जाता है। फुलवारी दोस्तों आपका पंजाब में पहना जाता है। आप सभी फुलकारी आप सभी जानते होंगे, फुलकारी वस्त्र दोस्तों कहाँ है? पंजाब में पहना जाता है। दोस्तों वस्त्रों से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको कराया है, आप मेरी वीडियो जरूर वो वाली देखिएगा, वस्त्रों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है? बी नहीं होगा दोस्तों। पानो भाजो यह वस्त्र कहाँ का है? आपके गोवा का है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सेलखड़ी या सैंड स्टोन? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होता दोस्तों?
निम्नलिखित कौन सा पत्थर नहीं होता? बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। तो कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में, दोस्तों राजस्थान में जो घरों के फर्श बनते हैं उनमें घिया पत्थर, ये सी दोस्तों सेल खड़ी, सेल खड़ी का उपयोग नहीं होता, उपयोग इसका नहीं होता। बाकी पत्थरों का होता है, संगमरमर हो गया, कोटा स्टोन से इनका होता है, पर इसका उपयोग नहीं होता। क्या पूछा जा रहा है? नहीं होता। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों मेला, मेले से संबंधित आपके प्रश्न जरूर आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए मेला, पर्व, त्योहार, इन्हीं से तो वस्त्र, इन्हीं से तो क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ के जाना है। तो मेला पूछा है कि अंबाजी मेला कहाँ? गुजरात। सुमेलित नहीं है, वही एक सुमेलित नहीं है, एक सही नहीं है। अंबाजी मेला कहाँ है? गुजरात। माघ मेला उत्तर प्रदेश। नैनी देवी मेला अशोक वडेश्वर मेला राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए तो दोस्तों अंबाजी मेला हमारा कहाँ पे है? ये गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। माघ मेला हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। माघ मेले हमारे आप जानते हैं कहाँ? प्रयागराज। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज में लगता है आपका इलाहाबाद माघ मेला, प्रयागराज में। और दोस्तों जो वेडेश्वर मेला है यह कहाँ लगता है? यह लगता है दोस्तों हमारा राजस्थान में। जो नैनी देवी मेला है दोस्तों, ये असम में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है? यह लगता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लगता है दोस्तों? यह लगता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु पूछा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा राज्य की पशु। जैसे हमारा राज्य पशु क्या है? बाघ है। हमारा क्या है? बाघ है। वहाँ का क्या है? बाघ होगा, गाय होगा, ऊँट होगा या भेड़ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य पशु दोस्तों सिर्फ अपने ही स्टेट का ही नहीं, बल्कि आपको दोस्तों और भी लोगों का स्टेट का याद होना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं राजस्थान, और जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। अब आप सभी जान गए होंगे, जो बच्चे जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, वो होता है ऊँट। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से बालू पे चलता है, बहुत ही तीव्र गति से बालू पे चलता है, और कई दिनों तक दोस्तों ये पानी पी के, एक बार अगर इसने पानी पिया तो ये कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसके गर्दन में एक थैली होती है जिसमें ये पानी एकत्रित कर लेता है, और धीरे धीरे जब इसको आवश्यकता पड़ती है तो पीता रहता है। तो वो क्या है? ऊँट है हमारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं कौन सा नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। वायु प्रदूषण कौन सा स्रोत? वाहन। दोस्तों क्या वायु प्रदूषण के वाहन स्रोत नहीं है? बिल्कुल है। वाहन दोस्तों जो मोटर गाड़ी होती हैं, मोटर गाड़ी दोस्तों, इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं? उद्योग में दोस्तों जो फैक्ट्रियां हैं, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां बन रही हैं, वो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें, धूल के कण हैं दोस्तों, ये सारे किसके हैं? वायु प्रदूषण का। पर जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, वो वायु प्रदूषण के कारण नहीं होते, वायु प्रदूषण के कारण नहीं होते ठोस अपशिष्ट। तो ये आपका सी जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों पूछा है। राजस्थान में आपका जल विद्युत है दोस्तों, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पर प्राकृतिक गैस के दोस्तों आपका नवीकरण संसाधन नहीं है। वहाँ पे नवीकरण संसाधन राजस्थान में आपका नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो बी इसका आपका क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार दो बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।